हेलो गाइस, आगे जब के लिए कौन है वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के बारे में, और एक और टॉपिक रहेगा। दो चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भाई अभी जो रिलीफ अनाउंस हुआ था कोविड-19 के बीच 13 मई को, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी, काफ़ी सारे रिलीफ्स बताए गए थे लोगों के लिए। उसमें सबसे स्पेशल जो था जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा और अभी इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे, वो है एमएसएमई को जो असिस्टेंस देने वाली है गवर्नमेंट, या फिर आप बोल लीजिए बी वोकल फॉर लोकल, या ये सब जो नारे निकले थे वही इसी चीज़ के लिए थे कि भाई जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं और छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको और ग्रो करना। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो भी एमएसएमईज होगी उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई उसके लिए आपको पहले एमएसएमई में रजिस्टर होना पड़ेगा। एंड सेकेंडली आपका जो लोन है वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए 29 फरवरी को। उसका आपको 20% की असिस्टेंस मिलेगी विदाउट एनी कोलेटरल मॉर्गेज या कुछ भी, आपको उसके बिना मिल जाएगा 20% का और लोन, सो दैट यू कैन जस्ट कंटिन्यू योर बिजनेस और आपको अपना बिजनेस बंद ना करना पड़े बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन। तो उसमें सबसे लोगों को क्वेश्चन ये आने लग गया कि भाई एमएसएमई में रजिस्टर कैसे होता है, और उसके बाद से एमएसएमई में जो रजिस्ट्रेशन चालू हैं लोगों के, क्योंकि सबको यही लगा कि आगे चल के और थोड़े रिलीफ्स मिलेंगे तो इट्स बेटर वी रजिस्टर फॉर इट नाउ। तो कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया और उसकी वजह से जो एमएसएमई की वेबसाइट है उसके ऊपर काफ़ी लोड आने लग गया। तो काफ़ी लोग सोचने लगे कि वो उन्होंने एमएसएमई वालों ने खुद नहीं एक नोटिफिकेशन या एक बोले तो उन्होंने एक नोटिस डाल दिया कि भाई आवर वेबसाइट इज़ गेटिंग टू मच ट्रैफिक बिटवीन 10 to 5, सो काइंडली ट्राई बिफोर दैट और आफ्टर दैट। तो ये काफ़ी देखने वाली बात है कि लोगों ने कितना ट्रैफिक डाल दिया उसके ऊपर। तो मैं सोचा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं इजीली। ज़्यादा कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। बट अगर मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से करें तो बेटर है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस रहती है जो आपकी कहीं और भी लिंक होती है, और हो सकता है आप उधर कुछ गलत दे दे और इधर कुछ गलत दे दे, और क्या पता गवर्नमेंट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर नोटिस या कुछ आ जाए। बिकॉज इसमें आपका पेन जाता है तो पेन से लिंक्ड है ये इन्फॉर्मेशन, ये आप मान के चलिए। और आजकल तो इतना सारा लिंक हो रहा है इन्फॉर्मेशन, सो इट्स बेटर टू हायर अ प्रोफेशनल एंड लेट हिम डू हिज वर्क। सो वैसी चीज़ है। और इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कई सारी फेक वेबसाइट्स भी है। एक्चुअली फेक वेबसाइट्स नहीं है, वो है तो प्राइवेट वेबसाइट्स, पर उन्होंने नाम ऐसे रखे हैं और उनका वर्किंग ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है और वहाँ पे वो लोग फ़ीस चार्ज करते हैं। तो कई लोग को लगता है कि भाई ये गवर्नमेंट हमसे फ़ीस चार्ज कर रही है, बट वैसा कुछ नहीं है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है। बट अगेन मैं उस चीज़ को मना नहीं करूँगा कि जो लोग फ़ीस चार्ज करें वो गलत करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोफेशनल्स है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आपको हेल्प करने में, तो वो फ्री में नहीं करेंगे। ये बेसिक सी चीज़ है। अगर आप खुद का काम करते हो ना तो आप फ्री में कर दोगे, बिकॉज आप खुद के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो, भले वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, तो उसके लिए भी आप फीस चार्ज करोगे, बिकॉज आप उसके लिए आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई भी अगर हम ऐसे फ्री में करने लगे तो 100 लोग आ जाएंगे। हर एक को अगर मैं 5 मिनट गिनूँ तो मेरे दिन के 500 मिनट तो ऐसे ही चले जाएंगे पूरे दिन के। तो फिर कैसे चलेगा ये काम? तो वैसा नहीं हो सकता। इसलिए प्रोफेशनल्स नीड टू चार्ज। तो कोई भी आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, वो अगर फ़ीस चार्ज करे तो इसका मतलब ये ना समझे कि ये कुछ गलत कर रहा है। उसको लेना ही पड़ेगा फ़ीस, और दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। ओके, बट ये आप देखिए कि अगर आपको वो पे करना है नहीं करना है, बट डोंट आर्ग्यू कि भाई ये तो 10 मिनट का काम है तू कर दे फ्री में। नहीं, क्योंकि आपके पास कोई आएगा 10 मिनट का काम बोल के, और अगर उसमें टाइम लगने लगा ज़्यादा तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दी कि मैं फ्री में करूँगा, फिर आप वापस पैसे भी नहीं मांग सकते अगर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो। सो इट्स बेटर टू टू पे अ चार्ज एंड देन गेट द सर्विस। तो अब हम बात करते हैं कैसे आप एमएसएमई में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है तो यू नीड टू हैव अ आधार कार्ड। आधार कार्ड और उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक्ड होना बहुत कंपलसरी है। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दैट। अगर वो नहीं है तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, फिर भी आप ऑफलाइन कर सकते हो, उसका अलग प्रोसीजर है। वो अगर आप जैसे ही एमएसएमई की ये उद्योग आधार नाम से हो गया आजकल एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, तो जो भी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होगा वो उद्योग आधार से ही होगा। ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है, दोनों एक ही है। एमएसएमई ने ही उद्योग आधार निकाला है। अब जिसको भी एमएसएमई में रजिस्टर होना है उसको उद्योग आधार का ही रजिस्ट्रेशन लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको ये पोस्ट की लिंक नीचे दे दूंगा, आप उधर जाके पढ़ सकते हैं और ये लिंक पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लिंक पे जाएंगे, क्योंकि सिमिलर नेम की बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स है, जैसे MSME.-उद्योग आधार.com, तो ये पढ़ के आपको लगेगा कि भाई ये तो गवर्नमेंट वेबसाइट है, बट वैसा नहीं है। एक ही गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसका लिंक इस पोस्ट में दिया गया, वहाँ जाके ही खुद को रजिस्टर कीजिए, उसके अलावा कहीं मत जाइएगा। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे गया,
बहुत सिंपल सी वेबसाइट है। और कोई भी .gov.in या .nic.in, ये सब जो वेबसाइट होती है यही गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में कभी भी पीछे खाली .com नहीं होगा या खाली .in नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सीधा आपसे आधार नंबर मांगता है, आपका नेम एज़ पर आधार मांगता है, वैलिडेट करता है, और फिर आगे का प्रोसीजर है जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मांगेगा। जैसे आपका पैन नंबर क्या है, आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका मेन बिजनेस क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी कितना है, और नेक्स्ट आपका कितने लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं, और अगर आपका प्लांट्स मतलब आपके 2-3 जगह ब्रांचेस हैं तो उन सब का एड्रेस मांगेगा। बस ये 4-5 डिटेल्स मांगता है, काफ़ी सिंपल सा है। तो आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस अपना पैन कार्ड रेडी रखिए और अपना आधार कार्ड रेडी रखिए, उससे पूरा काम हो जाएगा। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इट जस्ट टेक्स 10 to 15 मिनट्स। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे अगले 5-10 मिनट में आपको अपना उद्योग आधार भी मिल जाएगा। इट्स दैट फास्ट एंड दैट सिंपल। बट मैं अगेन यही कहूँगा, प्रोफेशनल की हेल्प लीजिएगा अगर आप कर रहे हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, क्योंकि कोई बिजनेसमैन है, उसका काम है बिजनेस चलाना, ना कि ये प्रोसीजर पे ध्यान रखना। उसका प्रोसीजर पे ध्यान रखने का काम एक प्रोफेशनल का होता है। ओके, सो दैट्स इट। यही है, बहुत सिंपल सा है। आप अपना आधार डालिए, ये सब डालिए, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेप है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब मेरा काम था मेनली ये वेबसाइट बताना, और काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेबसाइट है, आपको कुछ नहीं करना। आप जैसे मैंने कहा, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको ये दिख जाएगा आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर। यहाँ आप ये डालते ही सब कुछ आगे अपने आप खुलने लग जाएगा, और आप इजीली इसको भर के अपना उद्योग आधार जनरेट कर सकते हैं। बस जैसे ही वो जनरेट हो गया, उसकी कोई ऐसी वैलिडिटी नहीं होती कि आपको हर साल बनना है या आपको हर साल रिन्यू कराना है, हर 5 साल, कुछ नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। और उसको आप प्रिंट निकालिए और फिर उसको जहाँ यूज़ करना है कीजिए। बस यही होता है उद्योग आधार, यही होता है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा आपको, या मुझे मेल कर सकते हैं। मेल सबसे बेटर ऑप्शन रहता है हमेशा। फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो आज का हमारा अगला टॉपिक है उद्योग आधार, तो मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। इससे अलावा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, सब कुछ इजीली इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़िए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट मेरा एक टॉपिक है वो क्या है। इसके अंदर ये टॉपिक है कि रिलैक्सेशन दिया गया है 269 SU के अंदर। अगर जिनको याद नहीं है उनको मैं याद दिला दूँ, सेक्शन 269 SU जो इनकम टैक्स एक्ट का है, वो ये कहता है कि अगर आपकी 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, ठीक है, तो आपको स्पेसिफाइड जो मोड्स हैं उनके थ्रू ही अपना रिसीट्स या अपना टर्नओवर या अपना ग्रॉस रिसीट्स कलेक्ट करना है। वो स्पेसिफाइड के अलावा अगर आप ऑप्शन नहीं देते उन स्पेसिफाइड का, तो आपको 5000 पर डे का पेनल्टी लग सकता है। ये है 269 SU। ठीक है, अब लोग ये कहने लगे कि भाई हम बिजनेसमैन हैं, हम लोग इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, कई बार हमारे लैक्स एंड करोड्स ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन होते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन की वैल्यू होती है। तो अगर उसको हम लोग करने लगे 269 SU के मोड्स के मुताबिक, जिसमें था कि आपको भीम UPI का ऑप्शन देना है, मतलब फिर जो रुपए कार्ड होता है उसका कार्ड का मशीन का ऑप्शन देना है, ये सब ऑप्शन से आपको कलेक्ट करना है पैसा। तो उसमें बिजनेसमैन ने कहा कि जब हम B2B ट्रांजेक्शन करें तो उन ट्रांजेक्शन्स की वॉल्यूम बहुत बड़ी होती है, और ये सब जो मोड्स आपने बताए उनमें ट्रांजेक्शन लिमिट होती है, तो हम लोग ये सब मोड्स अप्लाई नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली, इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। तो सो व्हेन वी आर गेटिंग द मनी थ्रू NEFT RTGS, जो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है, तो वाई शुड वी इंकर कॉस्ट फॉर दिस न्यू मोड्स। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कि भाई जो लोग B2B के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं एंड जिनके 95% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर इन मोड अदर देन कैश, मतलब वो कैश के जो उनके सेल्स के फिगर हैं वो खाली 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर या उससे कम है, तो आप मत अप्लाई कीजिए 269 SU के मोड्स, और आप बिना उसके भी काम कर सकते हैं। पर अगर आप B2C में हैं, मतलब जो ये बिग बाज़ार हो गया या D-Mart हो गया, तो इन लोग को तो कंपलसरीली ये करना ही होगा अप्लाई, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जो लोग रिटेल बिजनेस में हैं उनको तो करना ही पड़ेगा। जो लोग B2B बिजनेस मॉडल में, मतलब सीधा वो बिज़नेस से ही डील करते हैं, उन लोग अगर 95% या उससे ज़्यादा अपना सेल्स अदर देन कैश में कर रहे हैं तो उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ विल दे डिसाइड वेदर अ पर्सन इज सेलिंग टू अ बिजनेस और अ नॉर्मल रिटेल कस्टमर। बिकॉज अगर आप देखें तो कई स्मॉल बिजनेसेस होते हैं
जो वैसे तो बिजनेस होते हैं बट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल नेचर या ऐसा देखे जाए तो बिकॉज ऑफ देयर न्यू मतलब उनका नया काम चालू होता है तो मे बी दे कैन परचेज इन कैश और मे बी दे परचेज स्मॉल क्वांटिटी। तो उस केस में हाउ विल अ पर्सन डिफरेंशिएट कि ये बिजनेस था या रिटेल कस्टमर था। बिकॉज अगर आप देखें तो अगर छोटा बिजनेस है तो उसके पास जीएसटी नंबर भी नहीं होगा और अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो जो जीएसटी भी जाएगा वो B2C में जाएगा ना कि B2B में। तो कई सारे क्वेश्चंस है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे गवर्नमेंट या कैसे क्राइटेरिया सेट करेगी कि भाई ये रिटेल सेल था या B2B सेल था। तो देखते हैं क्या होता है बट फिलहाल के लिए तो यही है जो रूल चेंज हुआ है। आज ही आया है ये सर्कुलर। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी तो DM कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।